सिंह अर्थात शेर, जो रोज शिकार मारता है और रोज शिकार खाता है। हर दिन संघर्ष है उसके जीवन में। कहने को तो राजा है जंगल का। उसी तरह जो सिंह राशि के जातक हैं, क्योंकि सूर्य प्रधान है और सूर्य नवग्रह में राजा है, लेकिन राजा की ज़िंदगी देखने में जितनी सुंदर लगती है उससे कहीं ज़्यादा संघर्षशील होती है। तो वैसा ही जीवन होता है उन लोगों का जिनका लग्न सिंह है या राशि सिंह है। आज बात करते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना सिंह राशि के और सिंह लग्न के जातकों के लिए। ये जो प्रेडिक्शंस मैं करने वाली हूँ ये राशि और लग्न दोनों पर एप्लीकेबल है। तो स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति आपके गोचर में। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो गोचरीय व्यवस्था है। गोचरीय व्यवस्था का अर्थ ये है कि प्लैनेट्स का मूवमेंट आकाश में कैसा रहेगा, कौन सा प्लैनेट किस राशि में जाएगा, कहाँ राशि परिवर्तन करेगा, कहाँ ग्रहों की युति होगी और उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी राशि पर और आपके लग्न पर क्या रहेगा। देखिए, राशि और लग्न, सिंह राशि और सिंह लग्न वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं। काफ़ी हद तक ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति क्या है। अब इसको आप इस तरह मान के चलिए कि जो गोचरीय व्यवस्था का हम लोग विवरण बताते हैं या जो फोरकास्ट करते हैं वो वेदर फोरकास्ट की तरह है। अब अगर वेदर ख़राब रहने वाला है तो वो सबके लिए ख़राब है। वो बारिश पेड़ों पर भी गिरेगी, वो बिजली पेड़ों पर भी गिरेगी, सरीसृप पर भी गिरेगी, पंछियों पर भी, इंसानों पर भी, धरती पर भी, पूरी सृष्टि के लिए है। अब बात यह है कि उसका इम्पैक्ट तो सब पर होगा ही होगा, उससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो सवाल ये है कि अगर उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है तो फिर अर्थ क्या हुआ इसका, क्यों हम गोचरीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और अगर उसको कुछ भी हम उसमें बदल नहीं सकते हैं तो फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ और वो बात ये है कि जो हमारी हॉरोस्कोप रीडिंग है वो कुल मिलाकर के ये है कि हम ये बतलाते हैं आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और क्या करके उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी डेस्टाइंड है वो तो होगा, उसे 100% तो हम में से कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ कुछ उपायों से हम उसके असर को कम कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेदर फोरकास्ट वाले कहते हैं कि भाई आज समुद्र में सुनामी आने वाला है, तो क्या करते हैं, तट के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। तो सुनामी तो आया और उन घरों को डैमेज भी किया जिसमें कि मछुआरे रहते हैं या समुद्र किनारे लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पता लग गया था तो वो रीलोकेट हो गए थे, तो उनकी ज़िंदगियाँ बचा ली गई और थोड़ा बहुत नुकसान तो फिर भी उनके घरों का, सामान का होगा ही होगा, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियाँ जो जनरेट हो रही हैं उनके बारे में हम आपको वार्न करते हैं और बताते हैं। तो अगर हम गोचरीय व्यवस्था की बात करें तो ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी, आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र रहेंगे और चंद्रमा 10, 11 और 12 तारीख को रहेंगे। बुध और सूर्य आपके दूसरे घर में, जहाँ पर कि कन्या राशि है, वहाँ रहेंगे। सूर्य 18 तारीख के बाद आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, जहाँ 3 अक्टूबर से मंगल हैं और केतु भी साथ में है। अंगारक योग बना रहे हैं। जब सूर्य और मंगल इकट्ठे आ जाएंगे तो वहाँ पर विक्रम योग बनेगा। फिलहाल तीसरे घर में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। शनि वक्री होकर के आपके 7वें घर में विराजमान है, बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। राहु और जुपिटर आपके 9वें घर में, जहाँ मेष राशि है, वहाँ पर हैं। राहु क्योंकि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु आपके 8वें घर में मीन राशि में चले जाएंगे और केतु आपके 6ठे राशि में यानी कि आपके सेकंड हाउस में कन्या राशि में चले जाएंगे। तो देखिए, जो राहु का और केतु का परिवर्तन होगा ये 18 महीने के लिए होगा और जो मेजर मूवमेंट्स ऑफ जो बड़े भी जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, राहु हैं, जुपिटर हैं, उनके जब मेजर मूवमेंट्स होते हैं तो उसका इम्पैक्ट 45 डेज़ पहले हमें देखना शुरू हो जाता है। आप लोगों को 100% जो आगे आने वाले 30 अक्टूबर की जो घटना है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया होगा।
तो कुल मिलाकर के मैं बहुत स्पष्टवादिता से ये बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये समय चैलेंजिंग तो होगा, 100% चैलेंजिंग होगा आपके लिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, इतना बड़ा बदलाव आने वाला है जिसका शायद आपको पहले से अनुमान था, और अगर अनुमान नहीं था तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो बदलाव आएगा ये आपसे कुछ लेकर के जाएगा, लेकिन जो आपसे लेकर के जाएगा वो एक बहुत स्ट्रांग भविष्य की नींव रखने वाला है। ये जो अभी जाने वाला है आपके हाथ से, जो भी जाएगा वो आपको उसके बदले में 100 गुना दे करके जाएगा, क्योंकि केतु जब जाएंगे महीने के एंड में तो एक बहुत ज़बरदस्त नींव आपके लिए रखने वाले हैं भविष्य के हिसाब से, क्योंकि 3rd हाउस में है और भाग्य भाव पर दृष्टि है। तो ये आपके भाग्य का एक बहुत सुदृढ़ निर्माण करके जाएंगे। ये स्थितियाँ जो अभी आने वाली हैं, हो सकता है आपको विचलित करने वाली हो सकता है आप परेशान हो जाए, हो सकता है आपको लगे अरे भगवान ये क्या हो गया है, लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये ही आपके सुखद और सुदृढ़ भविष्य की नींव रखेगा। ये मेरा वायदा है आपसे। चेंजेस होंगे। देखिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारा जो रूटीन चल रहा है, हम जो जॉब कर रहे हैं, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम वही करते रहे, उसी में प्रोग्रेस हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक बदलाव नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें छोड़िए। अगर आप सिर्फ अपने डेली रूटीन में एक चेंज करके देखिए, आप देखिए कितना ज़बरदस्त बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। तो अभी ये जो बदलाव आएगा, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि आपने आज सूर्योदय देखा, दोपहर की तेज़ धूप मस्त देखी, उसके बाद आप फिर से सूर्योदय चाहते हैं, तो जब तक रात नहीं आएगी तब तक अगला सूर्योदय कैसे होगा। तो ये जो भी चेंजेस अभी आपके आने वाले हैं, आपके जॉब में बहुत बड़ा बदलाव, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव जो आने वाला है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। उसे भागना नहीं है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, अरे ये क्या हो गया, ये नहीं लेना है। आप ये मान के चलिए कि ये जो समय आ रहा है, ये जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, ये जो बदलाव आ रहा है, ये ही आपके लिए नया सूर्योदय लाने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, कि जैसे कि मैंने कहा कि शेर को तो बिना शिकार मारे तो हर दिन का खाना मिलता नहीं है, वो उठा करके तो रखता नहीं है कि कल खा लूँगा। बल्कि आपके केस में तो अच्छा भी होगा, क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर, और शुक्र जब 1st हाउस में होंगे तो लग्जरीज दे के जाएंगे, सुख दे करके जाएंगे, सुविधाएं दे करके जाएंगे, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नींव बना करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके 2nd हाउस की अगर हम बात करें तो धनेश खुद अपने घर में बैठे हैं, बुध अपने घर के स्वामी होकर के 2nd हाउस में बैठे हैं, वाणी के स्वामी होकर के बैठे हैं, कम्युनिकेशन के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। तो आपको कम्युनिकेशन से, IT फील्ड में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, आपको हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए बुध और सूर्य की दृष्टि 8वें घर पर है, जो रहस्य का घर है, रिसर्च का घर है, आगे बढ़ने का घर है ना। तो आपको अपनी हायर एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपको अपने आप को जो स्किल्स हैं उसमें अपडेट करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। उस नए सीखने से और नए करने से ही आपका नया अध्याय जीवन का शुरू होने वाला है। सूर्य जब बुध के साथ 2nd हाउस में है तो बहुत सुंदर स्थिति है ये। आपका परिवार के लोगों से स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, बहुत सारी अच्छी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी। वाणी का घर है ये, भोजन का घर है, आपका दूसरा घर धन का घर है, कुटुंब का घर है। तो आपको बहुत अच्छा कुछ दे करके जाएगा। 18 तारीख के बाद जब तीसरे घर में सूर्य चले जाएंगे, तो हालांकि वहाँ केतु है, केतु के साथ सूर्य को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल भी है तो मंगल के साथ विक्रम योग बनाएंगे। आपकी एनर्जी ज़बरदस्त होगी, आपकी स्पीड ज़बरदस्त होगी। कुछ निर्णय आपको लेने होंगे, जिसमें मैं एक सलाह दूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, हालांकि बदलाव तो निश्चित है आपके जीवन में, कोई बहुत बड़ा बदलाव तो होगा, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे उसको थोड़ा सोच समझ करके लीजिए तो अच्छा होगा। केतु क्योंकि 3rd हाउस में और 9th हाउस पर उसकी दृष्टि है, तो आपको थोड़ा आध्यात्मिक बनाएंगे, थोड़ा पूजा पाठी बनाएंगे। और वैसे भी जब थोड़ा संकट आते हैं तो भगवान की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना, तो हो सकता है आप थोड़े पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक हो जाएं। पिता के साथ, गुरु के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिएगा, ये मेरी विशेष सलाह है। उसका एक कारण है, क्योंकि 10वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, है ना, वो आपके 1st हाउस में है, सिंह राशि में। तो हो सकता है पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो जाए, पिता थोड़ा कुछ कठोर बोले। देखिए हमारे वेदों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश कहा गया है।
जब तक पिता की छाया आपके सिर पर है तब तक आप बहुत सुरक्षित होते हैं। हो सकता है आपको आज इस बात का एहसास ना हो, लेकिन तब होगा जब पिता नहीं रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि पिता के जो कठोर वाक्य हैं, पिता का जो अनुशासन है, हो सकता है कई बार पिताजी बहुत कड़वा कुछ आपको बोल दें, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जीवन में इतने संघर्ष झेले हैं कि उन संघर्षों से वो आपको बचाना चाहते हैं। तो मेरी विशेष सलाह है आपको कि पिता से कन्फ्रंटेशन से बचिएगा। डोंट बी रिएक्टिव। अगर फादर कुछ स्ट्रिक्ट बोलते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट कह देते हैं, क्योंकि वो ही आपके, देखिए सिंह राशि में सूर्य क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य पिता के कारक हैं, तो ईगो इश्यूज, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन वो ही आपके तारणहार होंगे। इसलिए पिता से और गुरु से किसी भी विवाद से बचिएगा। बात करते हैं आपके चौथे हाउस की, तो फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि है। तो चौथे घर का स्वामी, चौथा घर हमारा भूमि भवन वाहन का घर है, जिसके स्वामी थर्ड हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य जब मंगल की राशि में होते तो उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल के साथ है तो बहुत तेजमय, बहुत प्रकाशमय होंगे, बहुत हाई एनर्जी रहेगी। तो भूमि भवन वाहन से कंसर्न अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोच विचार के बाद वो निर्णय लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए कुल मिलाकर के अच्छा समय है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा समय, लेकिन एकदम अचानक किसी ने कहा और आपने तुरंत उस पर कोई निर्णय ले लिया, वैसा नहीं कीजिएगा। बात करते हैं आपके पाँचवें घर की, तो पाँचवें घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और सबसे सुंदर बात यह है कि उनकी नवी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर है। तो आप चाहें या नहीं चाहें, आपको विद्या बढ़ानी ही पड़ेगी। संतान के लिए अच्छा समय है। जो लोग इस समय कंसीव करना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदास आप उस ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि संतान भाव का स्वामी स्वयं नवी दृष्टि, जो अमृत दृष्टि है बृहस्पति की, वो उस पर रख रहे। राहु हालांकि बृहस्पति के साथ है, लेकिन राहु तो अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया है उनका इम्पैक्ट, क्योंकि वो 30 अक्टूबर को आपके 8वें घर में मीन राशि में चले जाएंगे। तो हालांकि हैं राहु अभी बृहस्पति के साथ, कहने को वो टेक्निकली अभी है चांडाल योग, बट ऑलमोस्ट नलीफाइड है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो राहु का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा क्योंकि राहु इज़ ऑलमोस्ट गॉन, लाइक थोड़ा सा बाकी है। तो गुरु पर जो राहु का एक इम्पैक्ट था वो अब ख़त्म हो गया। तो गुरु अभी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण गुरुत्व के साथ, पूर्ण पवित्र आपकी जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, आध्यात्मिकता है, संतान के कारक हैं, आपके करियर के कारक हैं, उन सबको बहुत हद तक आपको दे पाएंगे। तो पांचवा घर आपका संतान का घर है, विद्या बुद्धि का घर है, आध्यात्मिकता का घर है, फर्दर एजुकेशन का घर है। और क्योंकि गुरु आपके 9वें घर में बैठे हैं, जो कि गुरु का घर है, आपके पिता का घर है, आपकी लंबी यात्राओं का घर है, पूजा पाठ का, आध्यात्मिकता का घर है, तो वो आपको इस ओर लेकर के ही जाएंगे। तो क्योंकि पंचम और नवम का संबंध इस समय जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। तो इस समय जो चेंज होगा वो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कर सकता है। आपको लगेगा अरे ये तो मतलब ज़िंदगी उथल पुथल हो गई, मगर मान के चलिए कि गुरु इस समय रक्षा करेंगे आपकी हर प्रकार से। कारण क्योंकि जो पंचम स्थान है उस पर जब गुरु की खुद की दृष्टि और भाग्य भाव में बैठ करके, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो जो इस समय परिस्थितियाँ आ रही हैं उनसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक ज़मीन पर नया घर बनाना है, आपका मन, आप झोंपड़ी में रह रहे हैं और महल का मन है, तो जब तक झोंपड़ी को गिराएंगे नहीं, महल नहीं बनेगा। तो ये मान के चलिए कि झोंपड़ा गिरने वाला है और महल बनने वाला है। तो झोंपड़ा जब गिर रहा है तो दुखी मत होइए। ठीक है, बात करते हैं आपके 7वें घर की। तो 7वें घर में शनिदेव विराजमान है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, 10, 11, 12 3 दिन चंद्रमा भी आपके प्रथम घर में रहेंगे। तो ये 3 दिन ऐसे होंगे जब मधुरता रहेगी, जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि मित्र शनि पर, शनि की पूर्ण दृष्टि मित्र शुक्र पर है, तो 7वें घर में आपका लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने कहा, चेंज तो है, चेंज तो बिज़नेस में, जॉब में, जिस भी वर्क में है उसमें है, लेकिन उसमें आपको एक सबसे अच्छी बात है कि इस समय आपके पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। तो आपको हिम्मत रहेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आपके 8वें घर की। तो 8वें घर में मीन राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे, रिसर्च के स्वामी भाग्य भाव में, पाताल लोक के स्वामी भाग्य भाव में, ससुराल के स्वामी भाग्य भाव में,
आपके अगर आप आईटी फील्ड में, आप कम्युनिकेशन में हैं, आप मेडिसिन में हैं, आप सर्जरी में हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी चेंज होगा, चेंज तो होगा, जो मैं बार बार शुरू से कह रही हूँ, लेकिन भाग्य साथ देगा। इनफैक्ट इस समय ये जो चेंज होगा ये किसी न किसी रूप में आपके फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। बात करते हैं नवे घर की, तो नवे घर का मैं शुरू से ही जिक्र कर रही हूँ। मंगल नवम भाव के स्वामी होकर के 3rd हाउस में है और पूर्ण दृष्टि मंगल की आपके 9th हाउस पर है, जहाँ पर जुपिटर और राहु हैं। तो राहु पर हालांकि मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन बात यह है कि इस समय तो राहु जा रहे हैं, बहुत वीक स्थिति में, ऑलमोस्ट गॉन है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जुपिटर पर जो जुपिटर की आपके 3rd हाउस पर मंगल, केतु और सूर्य तीनों पर दृष्टि, और सूर्य, केतु और मंगल की जो दृष्टि आपके 9th हाउस पर जुपिटर पर पड़ेगी, हालांकि राहु पर भी है, पर जैसे मैंने कहा राहु नलिफाइड है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो जो चेंज है उसमें भाग्य साथ देगा। आप हायर स्टडीज़ की तरफ मूव करेंगे, आप रिसर्च की तरफ मूव करेंगे, आप कुछ ऐसा नया सीखेंगे जो आपके एक नए भविष्य की नींव रखेगा। बात करते हैं आपके 10वें घर की, तो 10वें घर के स्वामी शुक्र, कर्म स्थान के स्वामी शुक्र, क्योंकि 1st हाउस में है, तो जो आपका कर्म स्थान पर चेंजेस होंगे वो आपके वैभव, मान सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि ये पिता का घर है। तो मेरी आपसे क्योंकि देखिए शुक्र 5th हाउस में बैठे हैं, तो पिता से, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है पिताजी किसी बात को लेकर के गुस्सा हो जाए, आपकी कुछ निर्णयों को स्वीकार ना करें, पर उसको, वो पिता हैं, 2 बात कहते हैं तो शांति से सुनिए, क्योंकि उसमें भी, उनकी डांट में भी उनकी ममता और मोह है, तो रिएक्टिव होने से बचिएगा। लेकिन कर्म स्थान पर कोई बड़ा चेंज होगा, और जो चेंज होगा वो आपके सुख और वैभव की वृद्धि करने वाला होगा, ये निश्चित है। बात करते हैं आपके 11वें घर की, तो 11वें घर के स्वामी, लाभ के स्वामी धनेश में बैठे हैं। लाभेश जब धनेश में बैठा हो तो इससे सुंदर स्थिति हो नहीं सकती। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो 11वां घर है वो लाभ का अगर घर है, तो लाभ का मतलब सिर्फ धन का लाभ नहीं है, हालांकि धन का लाभ तो ये दे करके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन धन के अलावा ये इच्छा पूर्ति का घर है। बहुत सारी इच्छाएं, तो आप शायद सोच रहे हो नहीं मुझे ये जॉब नहीं, ये जॉब करना चाहिए था, मैं गलती से इस जॉब में फंस गया, तो शायद अब वो अपॉर्चुनिटी है कि इसको छोड़िए और वहाँ जाइए जहाँ पर आप बहुत समय से जाना चाहते थे। आप किसी बिज़नेस में थे, आपको लगा रहे नहीं मैंने गलत बिज़नेस पिकअप कर लिया, अगर मैं ये वाला करता तो शायद बहुत बेटर हो जाता, वहाँ अब ईश्वर आपको लेकर के जा रहे हैं। तो क्योंकि बुध इंटरनेट के स्वामी हैं, बुध नेटवर्किंग के स्वामी हैं, बुध कम्युनिकेशन के स्वामी हैं, बुध बुद्धि के स्वामी हैं, बुध रिसर्च के स्वामी हैं, तो आपको बहुत खोज करके वो लेके जाएंगे, अब जहाँ लेकर के जाएंगे, तो आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी, आपको जो लाभ मिलेगा वो हर प्रकार का लाभ, लाभ का मतलब ये है कि मन का लाभ, शरीर का लाभ, परिवार का लाभ। इनफैक्ट इस समय थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल भी ओवरलुक मत कीजिएगा, क्योंकि केंद्र का आपके 6ठे भाव का स्वामी 3रे केंद्र में है, तो अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उनको सीरियसली लुक आफ्टर कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सचमुच में अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर कर सकें। इनफैक्ट ये जो समय आपको मिलेगा अभी, उस समय अपनी हेल्थ पर विशेष, आगे आने वाले 2-3 महीने में जब राहु आपके 8वें घर में आ जाएंगे, तब विशेष रूप से एक सलाह मेरी है सिंह राशि वालों को कि मेडिटेशन ज़रूर 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 सीख लीजिए, क्योंकि 18 महीने आने वाले जब राहु आपके 8वें घर में रहेंगे मीन राशि में, तब आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। डरा नहीं रही हूँ, एक आपको एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मानसिक शांति, मानसिक सुख सबसे बड़ा सुख है। तो इस समय जब ये चेंज का समय होगा तब हो सकता है कि आप मेंटली थोड़ा अनरेस्ट में जाएं, उसके लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन नहीं तो फिर मेडिकेशन, तो बेटर है मेडिकेशन सीख लीजिए। बात करते हैं आपके 12वें घर की, तो क्योंकि 12वें घर में कर्क राशि और चंद्रमा उसके स्वामी है, जो पूरे महीने चलायमान रहेंगे, 2.25 से 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। तो जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस राशि में रहेंगे उसके अनुसार रिजल्ट्स होंगे। लेकिन 12वें घर में, क्योंकि 12वें घर का जो कारकत्व है वो राहु के पास है, वहाँ पर चंद्रमा का होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो मन विचलित तो रहेगा इस पूरे महीने। पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको लगेगा अरे क्या हो जाने वाला है, ये तो पूरा टर्मोइल है, ये तो पूरा वॉलेटाइल सिचुएशन है, अभी मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो चेंज है इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि ये एक बहुत सुदृढ़, एक बहुत अच्छे और एक ऐसे भविष्य की नींव रखने वाला है। जो इच्छाएं बहुत समय से आपकी थी, आप करना चाह रहे थे, डर रहे थे उससे, अब भगवान ज़बरदस्ती आपसे करवा रहा है, तो उस विपरीत धारा से लड़ने के बजाय
उस धारा के साथ अगर बहेंगे तो मान के चलिए कि ये जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं ये आपके भले के लिए हो रही हैं। तो एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड बिलीव मी बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी एक वीडियो को लेकर बहुत जल्दी फिर से आपके सामने आऊँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।